हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश के ऊपर, जिसके अंदर हम आज फिर आपके लिए लेकर आए एक नई पोएम अलेक्जेंडर्स फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक रिटन बाय जॉन ड्राइडन। चलिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम जॉन ड्राइडन के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जॉन ड्राइडन was born on 19 August 1631 Aldwinkle, Northamptonshire, England, and died on 12 May 1700 at the age of 68, London, England. जो जॉन ड्राइडन है, इनका जन्म 19 अगस्त 1631 में हुआ था नॉर्थम्पशायर इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु 12 मई 1700 जब ये 68 ईयर्स के थे लंदन इंग्लैंड में हुई थी। जॉन ड्राइडन एक इंग्लिश पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, प्ले राइटर थे, who in 1668 was appointed England's first poet laureate, और इन्हें 1668 के अंदर इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। अल्मा मीटर मीन्स इनका बिलवेड इंस्टीट्यूशन, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इनका बिलवेड इंस्टीट्यूशन है। पीरियड 1659 से 1700, जो कि रेस्टोरेशन एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो जॉन ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन एरा से बिलोंग करते हैं। लिटरेरी मूवमेंट, क्लासिसिज्म, इनके टाइम पे क्लासिसिज्म जो है वो लिटरेरी मूवमेंट पीक पर था। जैनर, इन्होंने किन किन जॉनराज के अंदर वर्क किया है। जॉन ड्राइडन ने सटायर्स लिखे हैं, फेबल्स लिखे हैं, प्ले राइट लिखे हैं, पोइट्री लिखी है, ऐसे लिखे हैं, लिबरेटो लिखे हैं, ट्रांसलेशंस भी किए हैं। इनकी वाइफ का नाम था लेडी एलिजाबेथ हॉवर्ड, जिनसे इनकी शादी 1663 में हुई थी। चलिए आगे हम देखते हैं। जॉन ड्राइडन को मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है, क्योंकि ही पॉपुलराइज दिस राइमिंग फॉर्म 2 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर इन पोइट्री एंड ड्रामा। क्योंकि इन्होंने ये जो दो लाइन की आयम्बिक पेंटामीटर की जो 2 लाइनें हैं, इनको इन्होंने पोइट्री और ड्रामा के अंदर बहुत यूज किया, और फिर इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई। सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर द 18th सेंचुरी, और इन्होंने 18th सेंचुरी के हिसाब से, मतलब जो 18th सेंचुरी चल रहा था उसके लिए इन्होंने एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड भी पोइट्री और ड्रामा के लिए सेट किया। Literary critic established English literary criticism as a serious field with of dramatic poesy. जॉन ड्राइडन का जो एक फेमस क्रिटिकल वर्क है ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इससे इन्होंने इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक सीरियस सब्जेक्ट के तौर पे स्टैब्लिश किया, emphasizing language, wit and independent literary analysis। और इन्होंने लैंग्वेज, विट और इंडिपेंडेंट लिटरेरी एनालिसिस पे एम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया कि हमें इनको अच्छे से यूज करना चाहिए, हमें अच्छी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। वर्सेटाइल राइटर, जो जॉन ड्राइडन थे वो एक वर्सेटाइल राइटर थे। इनका ड्रामा के अंदर एक्सेल था। इन्होंने शेक्सपियर की ऑल फॉर लव जो प्ले है उसको अडेप्ट किया था, स्टाइल को अडेप्ट किया था। इनका पॉलिटिकल सटायर था मैकफ्लेगनो, रिलीजियस पोएट्री रिलीजियो लिसासी एंड ट्रांसलेशंस, इन्होंने कई वर्क्स के ट्रांसलेशंस भी किए थे। रेस्टोरेशन वॉइस, जॉन ड्राइडन को रेस्टोरेशन वॉइस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके काम में रिफ्लेक्टेड एंड शेप द इराज पॉलिटिकल मोनार्की, रेस्टोरेशन एंड पॉपिश प्लॉट। क्योंकि इनके जो वर्क्स थे उस समय, जो इन्होंने प्ले लिखे, ड्रामा लिखे, या जो पोइट्री लिखी, या जो ट्रांसलेशंस किए, उसके अंदर उस समय जो मोनार्की, रेस्टोरेशन एरा की जो मोनार्की चल रही थी और जो पॉपिश प्लॉट चल रहा था, वो उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। एंड रिलीजियस शिफ्ट हिज वर्क, और इनके वर्क को इन्होंने पॉलिटिकल से रिलीजियस ग्राउंड पर लेकर गए हैं, सच एज एस्ट्रिया रिडक्स। जैसे कि आप एस्ट्रिया रिडक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने पॉलिटिकल टू रिलीजियस बैकग्राउंड पे वो लेकर गए हैं। इन्फ्लुएंस्ड 18th century, His style, critical theories dominated English literature for decades. इनकी जो राइटिंग स्टाइल है, या जो इन्होंने जिस तरह की क्रिटिकल थ्योरीज दी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, कई दशकों तक इनकी राइटिंग स्टाइल और क्रिटिकल थ्योरीज ने डोमिनेट किया है। मतलब काफी लोगों पर, काफी नए अपकमिंग पोएट्स पे और राइटर्स पे उनका प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट राइटर्स लाइक पोप और जॉनसन, और पोप और जॉनसन जैसे राइटर्स पे इनका गहरा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क्स के अंदर उसी तरह की राइटिंग स्टाइल और क्रिटिकल थ्योरीज को यूज किया। एलिवेटेड इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का स्तर भी उन्नत किया। एडवोकेट फॉर रिफाइनिंग इंग्लिश, प्रमोटिंग अ क्लियरर मोर रैशनल प्रोस स्टाइल, इन्होंने रिफाइनिंग इंग्लिश, मतलब जो लैंग्वेज है उसको रिफाइन करके, मतलब अच्छी भाषा का उपयोग करना, और क्लियर यानी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखना, और रैशनल प्रोस स्टाइल को इन्होंने एडवोकेट किया कि हमें अगर लिटरेचर में लिख रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
चलिए अब हम इनके वर्क्स देखते हैं कि इन्होंने मेजर प्ले कौन से लिखे हैं, मेजर पोइट्रीज कौन सी लिखी है। इनके मेजर प्ले हैं द वाइल्ड गैलेंट अ कॉमेडी, जो इन्होंने 1663 के अंदर लिखी थी, जो 1669 तक चली थी। द इंडियन क्वीन अ ट्रेजेडी, जो इन्होंने 1664 1665 में लिखी थी विद रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ। द टेम्पटेस्ट और द इंचेंटेड आइलैंड अ कॉमेडी, ये भी एक कॉमिक प्ले है। टेम्पटेस्ट और द इंचेंटेड आइलैंड ये उसका टाइटल है, जो इन्होंने 1667 में स्टार्ट किया था, 1670 के अंदर वो कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट इनका मैरिज अ ला मूड कॉमेडी, ये भी कॉमिक प्ले है जो इन्होंने 1673 में स्टार्ट किया था। आई थिंक 1673 में ही वो कंप्लीट हो गया। डेडिपस अ ट्रेजेडी, ये ट्रेजिक प्ले है जो इन्होंने 1678 के अंदर स्टार्ट किया। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो 1678 और 1679 के अंदर ये स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ। द मिस्टेकन हस्बैंड, ये भी एक इनका कॉमिक प्ले है, कॉमेडी प्ले है, जो 1674 में स्टार्ट हुआ था। अब हम इनकी बात करते हैं पोइट्रीज की। इनकी यहाँ पे हमने कुछ फेमस पोइट्रीज मेंशन की है। जैसे सबसे फेमस है एस्ट्रिया डिडक्स, जो 1660 के अंदर इन्होंने लिखी थी। एप्सलम एंड एकेटेबल, जो 1681 के अंदर लिखी थी। मैकफ्लेक्नो 1682 के अंदर। रिलीजियो लेसिसी 1682 के अंदर। द हिंड एंड द पैंथर 1687 के अंदर। अ सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे 1687 के अंदर। और अलेक्जेंडर्स फीस्ट 1697 के अंदर। ये इनके फेमस पोइट्रीज के नाम है। इसके अंदर कुछ पोइट्री कलेक्शंस भी हैं। अब हम इनके ओपेराज की बात करते हैं। इन्होंने कुछ ओपेराज भी लिखे। द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड फॉल ऑफ मैन एंड ओपेरा, जो इन्होंने 1674 के अंदर लिखा था। एल्बियन एंड एल्बिनस एंड ओपेरा, जो इन्होंने 1685 के अंदर लिखा था। किंग अर्थर और द ब्रिटिश वर्दी ड्रामेटिक ओपेरा, जो इन्होंने 1691 के अंदर लिखा था। अब इनका फेमस ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 के अंदर लिखा था। ट्रांसलेशन इन्होंने फेबस को भी ट्रांसलेट किया है, एंशिएंट एंड मॉडर्न दोनों, जो इन्होंने 1700 के अंदर किया था। ये टाइटल है इंक्लूडिंग पालोमोन एंड द आर्टसेट। चलिए अब हम पोएम के फैक्ट्स और जो पोएम का बेसिक है वो समझ लेते हैं। अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, ये हमारी पोएम का टाइटल है। अलेक्जेंडर फीस्ट या और द पावर ऑफ म्यूजिक, पब्लिश्ड इन 1697। ये पोएम 1697 में पब्लिश हुई है। एज ड्राइडन सेकेंड ओड फॉर सेंट सिसिलियाज डे, सेंट सिसिलिया डे के लिए ये ड्राइडन का लिखा हुआ दूसरा ओड है, दूसरी ओड पोएम है। ओकेजन रिटन फॉर द सेंट सिसिलियाज डे पैट्रोनस ऑफ म्यूजिक टू ऑनर हर, ये पोयम जो जॉन ड्राइडन है, इन्होंने सेंट सिसिलिया डे के सम्मान में लिखी गई है, को ट्रिब्यूट के तौर पे लिखी गई है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रिटन अराउंड ड्राइडन्स कन्वर्जन टू कैथोलिज्म, पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस थीम्स, ये जो पोयम है ड्राइडन के कैथोलिक धर्म के जो उसने कन्वर्जन किया कैथोलिक धर्म के अंदर धर्म के लिए, उसके ऊपर लिखी गई है। यानी कि हम इस पोयम को आप धार्मिक विषय के अंदर ले सकते हो, यानी कि इसकी जो पोयम की थीम है वो रिलीजियस थीम है। स्ट्रक्चर एंड ओड, ये पोयम जो है एक ओड है, ये एक लिरिकल पोयम है। रिटन इन इरेगुलर स्टैंजा, ये पोयम इरेगुलर स्टैंजाज के अंदर लिखी गई है। सेलिब्रेटिंग म्यूजिक एबिलिटी टू इवोक वेरिड रसाज, इस पोयम के अंदर इन्होंने म्यूजिक की जो एबिलिटी है कि मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह का म्यूजिक प्ले होता है तो हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो जैसे अगर आपका वीर रस है तो आपके अंदर वीरता की भावना का प्रभाव होने लग जाता है। अगर आपका क्या बोलते हैं करुण रस है तो आपको काइंडनेस फील होने लग जाती है। तो इसके अंदर पावर ऑफ म्यूजिक या म्यूजिक की क्या ताकत है वो बताई गई है। नरेटिव, अ स्टोरी फ्रॉम Plutarch, Alexander's feast for conquering Persia, where Timotheus' music stirs pride, lust, sorrow, and rage in Alexander, leading to the burning of Persepolis with his lover Thais. ये जो पोयम है इसके अंदर पुलटाक की कहानी बताई गई है, जिसके अंदर उसको पर्शिया को जीतने के बाद सिकंदर के ऑनर के लिए एक दावत का, एक फीस्ट का, एक ग्रैंड डिनर का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर जो टिमोथियस जो एक ग्रेट म्यूजिशियन है, उन्होंने अपने म्यूजिक से अलग अलग फीलिंग्स, कभी प्राइड की, लस्ट की, सॉरो की, गुस्से की फीलिंग, अलग अलग जो इमोशंस होते हैं वो अलेक्जेंडर के अंदर उन्होंने जगाए। और जिसके कारण उनकी जो प्रेमिका है, जो उनकी प्रेमिका का नाम यहाँ पे थायस है, वो उनके थायस के साथ परसोपोलिया के अंदर वो जल गया। ये सब उन्होंने हमें बताया है।
थीम पावर ऑफ म्यूजिक, इस पोएम की थीम है पावर ऑफ म्यूजिक, कि म्यूजिक की क्या पावर होती है कि वो आपको किस तरीके से इमोशनली बार बार आपके इमोशंस चेंज कर सकती है। म्यूजिक जैसा म्यूजिक होता है वैसे हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। एक्सप्लोर्स हाउ म्यूजिक प्रोफाउंडली इफेक्ट ह्यूमन इमोशंस, प्राइड, पिटी, रिवेंज, लव, कि किस तरीके से यहाँ पे म्यूजिक की ताकत बताएगी, किस तरीके से एक म्यूजिक इंसानी भावनाओं को उसके मतलब इंसानी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, या किस तरीके से इतना गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे कि उसकी भावनाएं हर म्यूजिक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। Central contrast compares Timotheus' earthly music, lyre, flute with Saint Cecilia's divine music organ. अब यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखा गया है उसके अंदर थीम के अंदर, कि टिमोथियस का यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक म्यूजिक है, जो लायर और फ्लूट, ये हमारे दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनको कंपेयर किया गया है सेंट सिसिलिया के डिवाइन म्यूजिकल ऑर्गन से। तो इन दोनों को मतलब मटेरियलिस्टिक को और डिविनिटी को यहाँ पे कंपेयर किया है। ये एक फरिश्ते के नीचे खींचने की उसकी शक्ति को दिखाता है। Showing her power to draw an angel down, elevating sacred art over worldly might. और यहाँ पे ये दिखाता है कि दुनिया की ताकत के ऊपर पवित्र कला को किस तरीके से पवित्र कला कितनी ऊपर उठी हुई होती है, वो इस चीज को दिखाता है। जिसका कहने का मतलब ये है कि जो आर्ट होता है या जो पायस म्यूजिक होता है या जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो हमेशा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर होती है। लिटरेरी स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री, बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड येट लिरिकल। इसके अंदर 18th सेंचुरी की जो पोइट्रीज थी उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए हैं, कि उस समय की जो पोइट्रीज होती थी वो बैलेंस्ड होती थी, डिसिप्लिन्ड होती थी, लेकिन फिर भी उनके जो लिरिकल होती थी और कंसाइज यानी कि छोटे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई होती थी। एपिग्रामेटिक फ्रेजेस, और उसके अंदर एपिग्रामेटिक फ्रेज के यूज किया हुआ होता था। लिगेसी हाईली सक्सेसफुल, फेमसली सेट टू म्यूजिक बाय Handel in 1736, becoming a popular oratorio. ये जो इसके अंदर अगर हम लिगेसी की बात करें तो 1736 के अंदर हैंडल ने इसे इस संगीत को दिया जो कि एक लोकप्रिय ओरेटोरियो बन गया। स्क्रीन पे आपको पूरी पोयम डिस्प्ले हो रही है, आप इस पोयम को चाहें तो लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट दैट की थोड़ी सी लंबी पोयम है तो आप इसका प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि बिना टेक्स्ट के पोयम को पढ़ना या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पोयम का जो ये फर्स्ट लाइन है, अ सॉन्ग इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलियाज डे 1697, ये इसका यहीं से इसका टाइटल लिया गया है। इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शियन वॉर, ये यहीं से इसका टाइटल आया है, अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक। और ये पोयम का टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। हर पोएम में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। इस पोएम के जो वर्ड्स हमें डिफिकल्ट लगे वो हमने यहाँ पे विद मीनिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे अलॉफ्ट, ऑफुल, मार्टल, क्वायर, हॉट बॉय, वॉल्टरिंग, असंडर, फ्लैम्ब्यू, बेलोज, इंटर इन्वेंट्रेस एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे। आप अपने रजिस्टर में प्लीज उनकी लिस्ट बनाइए और उनके मीनिंग उनके सामने लिख लीजिए ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी रहेगी। चलिए अब हम पोएम की स्टैंजा वाइज समरी, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इट वाज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शिया से लाइन स्टार्ट होती है और हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर तक। अब इसका एक्सप्लेनेशन कि इसमें पोइट ने कहा क्या है। दिस फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द इवेंट एंड इंट्रोड्यूसेस सेवरल ऑफ द पोएम्स मेन कैरेक्टर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट ने किस समय मतलब किस अवसर पर ये पोएम लिखी गई है और किस जगह की मतलब उस इवेंट किस इवेंट के लिए लिखी गई है वो हमें बताया, और साथ में जो मेन कैरेक्टर्स है इस पोएम के उनमें से काफी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी हमें दिया है। अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग लाइन्स, मैकेडोनिया मिलिट्री विक्ट्री ओवर पर्शिया, ये जो स्टार्टिंग की लाइन है
जिसके अंदर आया इट वॉज एट द रॉयल फीस्ट फॉर पर्शिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि मैकेडोनिया की जो मिलिट्री विक्ट्री हुई, जो मिलिट्री विक्ट्री है पर्शिया के ऊपर, उसके बारे में बताया है, लेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। और ये जो पूरा वॉर था या जो पूरी विक्ट्री है, इसको लेड किया था, इस पूरे ट्रुप को लीड किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो उसके लिए एक कम्युनल सेलिब्रेशन या इसे कहें कि ग्रैंड फीस्ट जो ऑर्गेनाइज करी थी, उस ओकेजन को इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने बताया है, डिस्क्राइबिंग अ मैग्निफिसेंट रॉयल फीस्ट। और इसके अंदर ये बताया कि जब अलेक्जेंडर पर्शिया पर मिलिट्री विक्ट्री करके, यानी कि उस पर जीत कर जब वापस आता है, तो उसकी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, पूरी उस कंट्री की इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे एक रॉयल फीस्ट जो है उन सारे वॉरियर्स के लिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए, इन लोगों के ऑनर में एक फीस्ट जो है ऑर्गेनाइज की गई है। द स्पीकर ग्लोरीफाइज द गॉड लाइक किंग हिज ब्रेव मैन। और यहाँ पे जो स्पीकर है, उन्होंने जो अलेक्जेंडर है उसकी जो उसकी जो ब्रेवरी है उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करते हुए कहा है, ग्लोरीफाइंग वर्ड्स यूज किए हैं, गॉड लाइक किंग, कि वो गॉड की तरह उसने एक्ट किया या गॉड की तरह किंग है, ऐसे उसके लिए ग्लोरीफाइज वर्ड यूज किए हैं और ऐसा बताया है। एंड हिज ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थायस, और उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी कि उसकी जो बिलवड उसके साथ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम जो अलेक्जेंडर है उसकी मिस्ट्रेस का नाम थायस है, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। डिक्लेयर्स दैट ओनली ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, कि सिर्फ एक जो ब्रेव मैन है वो ही इतनी ब्यूटीफुल थायस को डिजर्व करता है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल बिलवड को डिजर्व करता है, ये बताया है। तो अगर हम देखें इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अलेक्जेंडर अपने शाही सिंहासन पर बैठा है और उसने पर्शिया को जीत लिया है, और वो अपने सारे जो कॉमरेड्स हैं या जो उसके साथ के जो सारे योद्धा हैं उन साथ के उनके बीच में बैठा है, और उसे एकदम गॉड लाइक फिगर की तरह बताया है कि, और ये भी बताया है कि उस गॉड लाइक फिगर के पास में उसकी ब्यूटीफुल बिलवड जो है वो थायस जो है वो पास में बैठी है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने प्राइड और विक्ट्री का जो एक प्लेजर होता है, इस फीलिंग को या इस इमोशन को एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई, एंड ये हमारा खत्म हो रहा है सीम्स टू शेक द स्पेस। In the second stanza, the poet introduced the musician Timotheus. इस second stanza के अंदर जो हमारे poet हैं जॉन ड्राइडन, इन्होंने जो एक great musician है टिमोथियस, इनको introduce किया है। Timotheus plays on high amid the tuneful choir. With flying fingers stirs the lyre, the trembling notes ascend the sky, the heavenly joys inspire. अब इस सेकेंड स्टैंजा के अंदर जो पोएट है उसने कहा है कि जो अलेक्जेंडर है वो एक वॉर जीत कर आया है, जिसकी खुशी के लिए एक फीस यानी कि एक दावत का ऑर्गेनाइज किया है। उस दावत के अंदर टिमोथियस जो कि एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन है, उसको उसके क्वायर यानी उसके कोरस, उसके साथियों के संग उसको इवेंट के अंदर प्रेजेंट होने के लिए, इवेंट को सेलिब्रेटली परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है। तो जो टिमोथियस है, क्योंकि वो मेन म्यूजिशियन है, तो वो अपने क्वायर के संग जहाँ बैठा है वो मेन जो बाकी क्वायर्स है उनसे ऊपर थोड़े से हाई पोजीशन पे बैठा है। और जब वो टिमोथियस, क्योंकि ग्रेट म्यूजिशियन है, तो जब वो अपनी फिंगर्स लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर रखता है, बजाना स्टार्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही बहुत ही मतलब बहुत फ्लॉलेसली, बहुत स्मूथली, बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। और वो जो म्यूजिक है वो जब स्काई में जाता है तो स्काई के अंदर एक डिवाइन जॉय या डिवाइन प्लेजर जो है वो क्रिएट होता है। The song began from Jove, who left his blissful seats above. Such is the power of mighty love. जब टिमोथियस ये सॉन्ग प्रोड्यूस करता है, जो म्यूजिक है वो इतना प्यारा म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, तो जो गॉड ऑफ लव हैं, जो जिन्हें जुपिटर भी कहा गया है, रोमन गॉड जुपिटर जो है, वो जब उस म्यूजिक से सुनते हैं तो वो भी इतना उस सॉन्ग से इतना इंस्पायर होते हैं कि वो अपनी हेवन के अंदर जो उनकी प्लेस है उसको छोड़कर अर्थ पर आने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। वो भी मतलब अर्थ पे आकर मतलब उस म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे राइटर ने हमें यहाँ पे पोइट ने हमें यही कहा है, दिस इज द पावर ऑफ लव। ये जो है पावर है लव की, कि जब इंसान सच में प्यार में होता है या प्यार से किसी चीज के अंदर म्यूजिक को सुनता है, तो वो उससे इतना इंस्पायर होता है कि उसके लिए अपनी थ्रोन, अपनी पोजीशन तक को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। A dragon's fierce form belied the god sublime. On radiant spires he rode, when he to fair Olympia pressed, and while he sought her snowy breast.
Then round her slender waist he curled and stamped an image of herself, a sovereign of the world. Now in this stanza, जो पोएट है ड्राइडन, उसने हमें अलेक्जेंडर की ग्रेटनेस को बताने के लिए हमें स्टोरी बताई है कि जो अलेक्जेंडर का बर्थ है वो कैसे हुआ है। एक अर्थली लेडी है ओलंपिया, और एक डिवाइन या जो गॉड है, गॉड ऑफ लव है जुपिटर। जब गॉड ऑफ जुपिटर को अर्थली लेडी ओलंपिया से प्यार हो जाता है, तो वो उसके लिए अपना हेवन से अपना थ्रोन छोड़कर अर्थ पे आ जाते हैं, और अर्थ पे आकर वो उससे अपना क्या बोलते हैं अट्रैक्शन, अपना लव जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया अपनी म्यूजिक के थ्रू कि दिस इज द पावर ऑफ लव, कि भगवान भी धरती पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर जब लोगों को, वहां की जब ऑडियंस है, द लिसनिंग क्राउड एडमायर द लॉफ्टी साउंड, अ प्रेजेंट डेटी दे शाउटेड अराउंड, अ प्रेजेंट डेटी द वॉल्टेड रूफ रिबाउंड, with ravished ears the monarch hears, assumes the god, a fact to nod the and seems to shake the space। अब ये जो ऑडियंस है, जो उनके बर्थ की ये कहानी सुनती है कि अलेक्जेंडर का बर्थ एक गॉड, मतलब जो रोमन गॉड जुपिटर है उनके और ओलंपिया से हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उसे भी गॉड का दर्जा देने लग जाती है, और वो पूरी ऑडियंस बहुत ही एंथुजियास्टिकली, बहुत ही एक्साइटेड होकर शाउट करने लगती है, चिल्लाने लगती है, और कहती है कि भाई जो अलेक्जेंडर है वो भी डिवाइन फिगर है, वो भी डिवाइन फिगर है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो टिमोथियस है उसने अलेक्जेंडर की ग्रेटनेस को बढ़ाते हुए, उनके प्राउड को बढ़ाने के लिए जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया, उससे उन्होंने उसकी डिविनिटी को, उनके डिवाइन फिगर होने को बताया है, जिससे कि जो ऑडियंस अभी तक सिर्फ उन्हें एक अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग के रूप में देख रही थी, अब वो उनको एक डिवाइन फिगर के रूप में या एक गॉड के रूप में देख रही है, और वो कह रही है कि हाँ, जो गॉड है वो इतने ग्रेट हैं, और अब वो उनको और भी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, और भी ज्यादा उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर के अंदर जो एक ईगो है, एरोगेंस है, वो अब बढ़ती जा रही है। ये सब टिमोथियस के म्यूजिक से हो रहा है। चलिए अब हम थर्ड स्टैंडा देखते हैं। हमारा थर्ड स्टैंडा स्टार्ट होता है द प्रेज ऑफ बेकर्स देन द स्वीट म्यूजिशियन संग से लेकर, और हमारी इसकी लास्ट लाइन है स्वीट इज प्लेजर आफ्टर पेन। इस थर्ड स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है द थर्ड स्टैंजा टेक्स द पोएम इनटू द हिडोनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ टिमोथियस परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा इसके अंदर जो पोएम है वो टिमोथियस की परफॉर्मेंस की हिडोनिस्टिक एस्पेक्ट को प्रेजेंट करती है। इन्वोकिंग बेकर्स, बेकर्स जो एक रोमन गॉड ऑफ वाइन है, उनको वो इन्वोक कर रहा है, यानी कि उनका वो आह्वान कर रहा है। एंड सेलिब्रेटिंग इंटॉक्सिकेशन, और यहाँ पे वो इंटॉक्सिकेशन यानी जो शराब पीने के बाद हमें जो नशा होता है उसको वो सेलिब्रेट कर रहा है। रेवलरी एंड द स्वीट प्लेजर दैट फॉलोज पेन, और जो बहुत ज्यादा पीड़ा के बाद जो हमें एक प्लेजर, आनंद की अनुभूति होती है, उसको यहाँ पे बताया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे टिमोथियस जो है वो अब अपने म्यूजिक के जो लायर्स के जब उसने पहले बजाया था उसके अंदर उसने प्राइड क्रिएट किया था। अब यहाँ पे वो बेकर्स जो गॉड ऑफ वाइन है उनकी तारीफ के अंदर वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो उसका अपना वो सुर बदलता है अपनी पोएम का, अपनी म्यूजिक का वो सुर बदलता है, और वो यहाँ पे शराब के देवता जो बेकर्स हैं, जो कि रोमन गॉड ऑफ वाइन है, उनके बारे में बताता है। और वो कहता है कि शराब को पीने से जो एक प्लेजर मिलता है, या युद्ध के बाद जो आराम हमें मिलता है, उसका यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। वो ये कहता है बेकर्स जो है वो हमेशा ही एक सुंदर और हमेशा ही युवा रहने वाले गॉड है, और वो हमेशा ही प्रसन्नता देते हैं, क्योंकि आप जब इंटॉक्सिकेट करते हो तो उसके बाद आपको हमेशा प्लेजर फील होता है, ऐसा ग्रेट म्यूजिशियन ने कहा है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दिया है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। वो कहता है कि जब आप खुश होते हो तो आप खुश के अंदर, अब जब विक्ट्री, आपको किसी चीज की विक्ट्री मिलती है, तो विक्ट्री के अंदर हम विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू प्ले द ट्रम्पेट, बीट द ड्रम्स, और बहुत मतलब ना खुशी का साउंड प्रोड्यूस करो। फिर वो कह रहे हैं कि जो कलर पर्पल का उसने यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिया, जो कलर पर्पल होता है वो पर्पल कलर हमारे को विक्ट्री को शो करता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर एक बैंगनी कलर की चमक दिखाई देती है, जो जो जिससे लगता है कि उसका जो चेहरा है उसके ऊपर एक सच्चाई है, क्योंकि जो बैंगनी कलर है, ये जो कलर पर्पल है, उसको डिवाइन कलर से भी कनेक्ट किया गया है। तो बता रहे हैं कि ये जो जो पर्पल कलर है वो उसकी चमक जो है वो उसकी विक्ट्री को, उसकी सच्चाई को शो कर रही है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि हॉट बॉयज भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कह रहा है कि उसमें जब आप
ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हो, इनहेल एक्सहेल करते हो, तो वो बचता है। तो कहता है कि इसको भी बजाओ। फिर यहाँ पे बेकस के लिए फिर से वो तारीफ करता है कि बेकस जो होता है वो हमेशा सुंदर और एक हमेशा युवा दिखने वाला, युवा रहने वाला गॉड ऑफ वाइन है। और जो फिर वो ये भी कहता है कि जो पोएट जो टिमोथेस वो ये भी कहता है कि आप जब भी वाइन पीते हो, तो वाइन पीने के बाद आपको हमेशा एक प्लेजर का अनुभव होता है। तो यहाँ पे उसने बेकस को एक क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आशीर्वाद का खजाना भी बताया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ट्रेजर ऑफ ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पेन में होते हो या जब आप बहुत ज्यादा युद्ध के बाद जब आपको आराम की जरूरत होती है, युद्ध के बाद जब आपको अपने पेन को भूलने की जरूरत होती है, रिलैक्स फील करने की जरूरत होती है, तो वाइन पीने से ही आपको रिलैक्स फील होता है या आपको पेन रिलीफ फील होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जब सैनिक या जो ये कॉमरेड्स है, जब भी फाइट के बाद आते हैं, तो जब भी वाइन ड्रिंक करते हैं, तो इनको एक प्लेजर की फीलिंग होती है, इनको एक आनंद का अनुभूति होती है। और ये जो ट्रेजर है ये बहुत ही इस ट्रेजर को उसने बोला है कि ये ट्रेजर बहुत ही रिच है, यानी कि बहुत विशाल और बहुत समृद्ध ट्रेजर है, ठीक है। और ये आनंद जो है ये हमेशा ही स्वीट होता है, और पीड़ा के बाद यानी कि पेन के बाद या युद्ध के बाद जो आपको प्लेजर मिलता है वो हमेशा ही बहुत ही स्वीट लगता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है, सूटेड विद द साउंड द किंग ग्रू वेन से लेकर खत्म हो रहा है द टीयर्स बिगिन टू फ्लो पर। यहाँ पे अब अगेन जो हमारा ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस है वो अपना साउंड अपना म्यूजिक जो वो अभी तक प्रोड्यूस कर रहा था वो उसको चेंज करता है। तो यहाँ पे उसके म्यूजिक के नोट चेंज करने के साथ ही अलेक्जेंडर की इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या कहा है पोएट ने वो बताती हूँ आपको। द पोएम टेक्स अ टर्न इन द फोर्थ स्टैंजा व्हेन द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री एंड परस्यूट ऑफ प्लेजर ब्रीड एक्सेसिव प्राइड इन किंग अलेक्जेंडर। अब यहाँ पे जो हमने जो ये फोर्थ स्टैंजा है इसके अंदर जो अभी हम स्टार्टिंग से जैसे पढ़ रहे हैं कि इस पूरी पोएम के अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है, जो अलेक्जेंडर ने जो विक्ट्री करी है पर्शिया के ऊपर, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का वो चल रहा है। तो अब जब वो इस प्लेजर को परस्यू करते हैं तो ये और जिस तरह का म्यूजिक टिमोथियस उसकी प्रेज में बजाता है, या उसकी जिस तरह का म्यूजिक टिमोथियस अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर रहा था, तो उस म्यूजिक से अलेक्जेंडर के अंदर एक्सेसिव प्राइड जनरेट हो जाता है। तो फिर पोएट को रियलाइज होता है कि अब जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ही प्राइड फील कर रहा है। द पोएट देन डिसाइड टू सिंग अ सॉन्ग दैट विल हेल्प अलेक्जेंडर रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रेजिक एक्ट ही कमिटेड बाय ब्रूटली किलिंग हिज एनिमी डेरियस एंड लीविंग हिज क्रॉप्स बिहाइंड। तो फिर पोएट ये डिसाइड करता है कि अब वो जो गाना बजाएगा वो इस तरह का काइंड सॉन्ग बजाएगा जिससे कि अलेक्जेंडर को एक ट्रेजिक एंड कि मतलब उसने किस तरीके से अपने एनिमीज को ब्रूटली मारा, और उनको उसके क्रॉप्स को और डेरियस जो किंग पर्शिया का जो किंग था डेरियस जिसको उसने ब्रूटली मारा, उन सबको पीछे छोड़ आया। ये सारा ट्रेजेडी उसको फील कराने के लिए जो अब टिमोथियस से उसने म्यूजिक नोट को चेंज किया। Now, as a joyless conqueror, Alexander recalls his cruelty with remorse and shed tears to regret. अब जो एक किंग अभी अपनी प्रेज को सुन के अपनी बहादुरी के जो वो जीत कर आया उसके लिए जो म्यूजिक में उसकी तारीफें सुनकर अभी जो एक किंग अपने आप में बहुत ही प्राइड फील कर रहा था, अब वही किंग अलेक्जेंडर जब उस क्रुएलिटी को रिकॉल करता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, और उस दुख और रिग्रेट काइंडनेस के अंदर उसकी आंखों से टीयर्स जो होते हैं वो बहने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर पोइट ने कहा है कि ये एक वैसे तो सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री चल रहा है, और जो सिकंदर है वो जो सुख सुविधाओं को वो भोग करना चाहता है, जिन प्लेजर्स को वो फील कर रहा है, उससे उसके अंदर ना एक अहंकार एक्सेसिव प्राइड डेवलप हो जाता है। तो कभी को ऐसा लगता है कि अब वो उसको एक ऐसा सॉन्ग गाना चाहिए जिससे जब सिकंदर ने अलेक्जेंडर ने अपने जो बिगेस्ट एनिमी डेरियाज और जो उसके साथी थे उनको जब उसने क्रुएलिटी के संग मारा था और उनकी क्रॉप्स यानी उनकी बॉडीज को वहीं पे छोड़ दिया था, तो इस जो उसने ये सारा एक्ट ब्रूटल एक्ट किया इसके बारे में भी अलेक्जेंडर सोचे और उसके बारे में भी वो उसको फील हो। तो फिर इस जो एक एंडलेस जॉय जो चल रहा था विक्ट्री का, उसको टिमोथियस ने अपनी म्यूजिक से रिग्रेट के अंदर चेंज कर दिया। जब उसको उसकी सारी लड़ाई याद आती है तो उसको अपनी क्रुएलिटी याद आती है, तब उसको रिग्रेट होता है और उस रिग्रेट से अब जो है टिमोथियस रोना स्टार्ट कर देता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो पोएट है उसने करुणा और दया का भाव जो है अलेक्जेंडर के अंदर क्रिएट किया है।
चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं, स्टैंजा 5, जिसकी स्टार्टिंग लाइन है द माइटी मास्टर स्माइल टू सी, और जो खत्म होता है स्टैंजा हमारा द वैंक्विश्ड विक्टर संक अपॉन हर ब्रेस्ट पे. In the fifth stanza, the Timotheus notices this change of heart and shifts the subject matter of his song again to that of love, gratitude and pacifism. जैसे कि टिमोथियस अभी तक हमने देखा कि अभी जो लास्ट 4 स्टैंडर्स थे हमने देखा कि टिमोथियस अपने बार बार म्यूजिकल नोट्स चेंज करता है, और जिस तरीके से वो अपने म्यूजिकल नोट्स चेंज करता है उसी तरीके से हमारे जो ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसके हार्ट में और उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं. तो इसी चेंज ऑफ हार्ट को नोटिस करते हुए अब जो टिमोथियस है उसने अपना जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सॉन्ग है उसको चेंज करके उसने लव, ग्रेटिट्यूड और पैसिफिज्म का म्यूजिक प्ले किया. जैसे कहने का मतलब यह है कि टिमोथियस जब इस परिवर्तन को देखता है तो वो हृदय के अंदर फिर से प्रेम, काइंडनेस, शांति ऐसी भावनाएं क्रिएट करना चाहता है. अगर आप लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो उसने ऐसा म्यूजिक प्ले किया था जिससे कि जो अलेक्जेंडर वो बहुत ही काइंड फील कर रहा था. उसके पहले वाले पैराग्राफ के अंदर जो अलेक्जेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज और बहुत ही ज़्यादा प्राउडी फील कर रहा था. उसके पहले वाले पैराग्राफ के अंदर वो बहुत ही बोस्टफुल और बहुत ही प्राइड फील कर रहा था. तो हर पैराग्राफ के अंदर टिमोथियस जो है इस तरह का म्यूजिक प्ले करता है जिससे कि उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं. इस पैराग्राफ के अंदर अब उसने उसके अंदर लव फीलिंग्स और द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ पैसिज्म जनरेट करने की कोशिश की है. The bard prompts the monarch to recognize how grateful he must be. फिर जो ये ग्रेट म्यूजिशियन है ये इस तरह का म्यूजिक बताता है जिससे कि इस मोनार्क यानी कि अलेक्जेंडर को रियलाइज हो, वो पहचाने कि उसको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए अपने इस रिलेशनशिप के लिए और अपनी ब्यूटीफुल लवर थाइस के लिए. फॉर इंटेंस फॉर द रिलेशनशिप ही हैज विद हिज ब्यूटीफुल लवर थाइस, कि उसके पास जो ये रिलेशनशिप है जो उसके पास इतनी ब्यूटीफुल उसकी बिलवड है थाइस, उसके लिए उसको बहुत ही क्या बोलते हैं ग्रेटफुल होना चाहिए. Both the audience who applaud passionately and Alexander who tearfully sink upon Thais' breast. अब दोनों ऑडियंस और अलेक्जेंडर जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अपलॉड कर रहे हैं, ठीक है. तो अलेक्जेंडर जो होता है अब वो क्या बोलते हैं प्यार की भावनाओं में बहकर आंसुओं में डूब जाता है, और जब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है तो वो अपना सर थाइस के ब्रेस्ट पे रखता है और फिर वो दोनों ही इमोशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लग जाते हैं. तो अगर आप इसको नटशेल में देखें, इस पूरी पैराग्राफ के अंदर पोएट ने कहा है कि यहाँ पे वो काइंडनेस के बाद जो लव फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो इसको अलेक्जेंडर के अंदर लाना चाहता है. क्योंकि करुणा के या काइंडनेस के बाद जो करुणा या जो काइंडनेस होती है वो प्रेम के ही समान होती है, वो लव फीलिंग के ही समान होती है. और इसीलिए वो जो ग्रेट म्यूजिशियन टिमोथियस है वो बहुत ही माइल्ड, बहुत ही स्वीट, बहुत ही जो स्वीट म्यूजिक है, लीडियन धुन जो कि ग्रीक म्यूजिक है, ओल्ड ग्रीक म्यूजिक की म्यूजिक का सॉन्ग है, उसको प्ले करता है. जो कि इस धुन से उन्होंने युद्ध को छेड़ने और यश को प्राप्त करने की निरंतरता पर जोर डाला है. कि मतलब उसने बताया कि आप जो ये युद्ध करते हो, जो वॉर्स होती है, वॉर्स के बाद जो आपको जो प्रेज मिलता है, ये सब सब वेस्ट है, ये सब कोई सब मीनिंगलेस है, वर्थलेस है. उन्होंने इस टिमोथियस ने इस पूरे प्रेज को, इस पूरे यश को, ग्लोरी को बिल्कुल खोखला बताया है और कहा है कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है. लाइफ लॉन्ग तो लव फीलिंग्स ही होती है. तो उसने जो सिकंदर है जो कंटिन्यूसली हमेशा विक्ट्री के लिए लड़ता रहता है या परिश्रम करता रहता है या स्ट्रगल करता रहता है या स्ट्रगल में रहता है, उसने उसको ये सजेशन दिया है कि जो सिकंदर है या जो अलेक्जेंडर है उसको संसार को जीतना सार्थक था. ये उसे लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर उसको संसार का सबसे ज्यादा किसी फीलिंग का अगर उसको प्लेजर लेना है तो वो जो प्लेजर की फीलिंग है वो उसको प्रेम में ही मिल सकती है. तो उन्होंने फिर अलेक्जेंडर को ये याद दिलाया अपने इस म्यूजिक से कि उसको गॉड के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए कि गॉड ने उसको इतना एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिया और उसके ब्यूटीफुल रिलेशनशिप उसको उसके के लिए उसको एक उसने बहुत ही अपनी प्यारी सी बिलाविड दी जो उसकी बगल में बैठी हुई एक सुंदर सी जो उसकी बिलाविड है थाइस. अब वो उसके प्रेम का आनंद ले, उसके प्रेम को अनुभव करे
और ये प्रेम और ये प्रेम भरा रिश्ता जो है ये देवताओं ने उसको उपहार स्वरूप भेंट में दिया है। फिर जब वो इस सुंदर और इस प्यारे रिश्ते की इम्पोर्टेंस बताता है, तो जो सारा वहाँ का क्राउड है वो बहुत ही जोर से उसके लिए तालियां बजाने लग जाता है। और जो अलेक्जेंडर है वो फिर इमोशनल हो जाता है और वो अपने इस लव फीलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और वो अपनी बिलवेड थायस के ब्रेस्ट के ऊपर अपना सर रखकर इमोशनली फील करने लगता है। चलिए अब हम हमारा सेकेंड लास्ट स्टैंजा जो कि सिक्स स्टैंजा वो स्टार्ट करते हैं। सिक्स स्टैंजा हमारा स्टार्ट है, नाउ स्ट्राइक द गोल्डन लायर अगेन, और ये खत्म है हमारा, एंड लाइक अनदर हेलन फायर्ड अनदर ट्रॉय। इस स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है, द सिक्स स्टैंजा इंट्रोड्यूस अनदर ड्रामेटिक शिफ्ट इन द पोएम as Timotheus begins to sing about revenge। ये ये हमारा सिक्स स्टैंजा है, इसके अंदर पोएट ने अब हमें एक अलग नई बात की, एक और बात का हमें इंट्रोडक्शन दिया है, जिसके अंदर जो पोएम है वो एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड पर आ गई है। अब इसके अंदर जो म्यूजिशियन है उसने इस तरीके का लायर, इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे धुन प्रोड्यूस करी है कि जो पोएम है उसमें एक नया ही ड्रामेटिक मोड आता है। और ये मोड तब आता है जब टिमोथियस जो है प्रतिशोध के लिए, रिवेंज के लिए सॉन्ग गाने लगता है। Enraged by this song, the king, his mistress, and his followers, driven by a thirst for a vengeance, set fire to the Persian capital। और ये इस गीत के अंदर जो किंग है वो बहुत ही गुस्से से या क्रोधित होकर अपनी प्रेमिका और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके रिवेंज के लिए या उनकी रिवेंज की प्यास से इंस्पायर होकर जो ये पर्शिया की जो कैपिटल है उसके अंदर आग लगा देता है। तो टोटली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर पोएट ने हमें ये कहा है कि राजा जो अलेक्जेंडर था, जो इससे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ के अंदर, पहले वाले स्टैंजा के अंदर अपने लव इमोशंस के अंदर बुरी तरीके से डूब गया था। तो जब जो हमारा म्यूजिशियन टिमोथियस है उसने देखा कि जो किंग है वो प्रेम के थॉट्स के अंदर या प्रेम की इमोशंस के अंदर डूब गया है, तो उस म्यूजिशियन ने अपने इस म्यूजिक का सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और उसने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर पे बहुत ही जोशीला, बहुत ही कर्कश, बहुत ही क्या बोलते हैं इंस्पायर करने वाला म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। जो म्यूजिक की ये म्यूजिक बिल्कुल बिजली की कड़क की तरह था। और जो और जो पोएट और जो हमारा अभी जो किंग अलेक्जेंडर है, जो थाइस की गोद में लेट कर सपने देख रहा था या इमोशनली ड्रेन आउट हो गया था, उसको इस म्यूजिक से जो हमारा म्यूजिशियन है उसने झकझोर कर रख दिया। और वह इससे इतना रिवेंज, जब वो जो अलेक्जेंडर किंग है जब वो जागता है तो वो इस तरीके से जागा कि उसने फिर अपना सिर उठाया और माना जैसे कि वो एकदम स्टंड हो गया है, एकदम स्तब्ध हो गया है। और फिर वो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं शॉक्ड था कि उसने जब ये टिमोथियस का इतना रिवेंजफुल म्यूजिक सुना तो उसके प्रभाव से वो उभर नहीं पाया। और फिर उसने टिमोथियस के म्यूजिक पर ध्यान देकर फिर उसने रिवेंज की फीलिंग को फील किया और उसने रिवेंज पर अपना सारा ध्यान फोकस किया। इसके बाद जो म्यूजिक टिमोथियस ने प्ले किया था उसमें इतनी ज्यादा शक्ति थी कि जो भी उस म्यूजिक को सुन रहे थे उनमें सभी में एक रिवेंज वाली फीलिंग, यानी कि जो क्रोध वाली फीलिंग है वो बहुत ज्यादा हाई थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गए थे और रिवेंज लेने के लिए तैयार थे। अब जितने भी ये क्या बोलते हैं जितने भी फ्यूरियस देवी देवता थे जो कि अभी बहुत ही रिवेंजफुल कंडीशन में थे, उन्होंने अपने बालों को सांप के रूप में ऊपर उठाया और सांपों ने फुफकारने वाली आवाजें निकाली और क्रोधित देवियों ने अपनी आंखों से आग की चिंगारियां उगली। इसके बाद टिमोथियस ने अपने श्रोताओं को उन यूनानी सैनिकों के भूत का एक समूह दिखाया जो फारसियों द्वारा युद्ध के मैदान में मारे गए थे और जिनका अभी तक अंतिम संस्कार या फिर जो लास्ट रिचुअल्स हुए वो हुए नहीं थे। और वो अपनी मृत्यु के लिए, अपनी जो उनकी बैटलफील्ड के अंदर जो उनकी डेथ हुई थी उसके लिए वो लोग बदला चाह रहे थे, बदला मांग रहे थे। तो जो वो जितने भी जो डेड पीपल थे जो कि बैटलफील्ड पे पड़े हुए थे, उन्होंने मशालें उठाई और हवा में ऊंची मशालें उठाई और अपने शत्रुओं जो कि पर्शियन कैपिटल के अंदर रहने वाले जो लोग थे, महलों के जो लोग थे, उनके महलों की तरफ इशारा किया कि हमें इनसे बदला लेना है। अब जो जितने भी
जितने भी ये जो क्या बोलते हैं राजकुमार थे, टिमोथियस के गीत पर उन्होंने एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना सैटेनिक स्माइल या सैटेनिक प्लेजर के अंदर तालियां बजाई और उन्होंने अपने क्रोध को जाहिर किया। सिकंदर अब इन चीजों पर इतना ज्यादा क्रोधित हो चुका था, इतना ज्यादा रिवेंजफुल हो चुका था कि उसने जलती हुई मशाल उठाई और जितने भी पर्शियन घर थे, मंदिर थे, महल थे, इन सब में आग लगाने के लिए वह दौड़ पड़ा। थाइस ने मशाल लेकर आगे बढ़कर सिकंदर को उसको अपना रिवेंज लेने के लिए मोटिवेट किया और उसको उसने आगे डेस्टिनेशन भी दिखाया। ये बिल्कुल उसी प्रकार से था जिस प्रकार हेलन ने ट्रॉय को जलाने के लिए जिम्मेदार थी, उसी प्रकार थाइस पर्शिया को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि थाइस ने पर्शिया के अंदर लीडरशिप करते हुए पर्सेपोलिस शहर को नष्ट कर दिया था। तो इसी जिस तरीके से हेलन ने ट्रॉय को नष्ट करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए लीडरशिप की थी, उसी तरीके से यहाँ पे जो अलेक्जेंडर की जो प्रेमिका है या जो बिलवड है थाइस, उसने यहाँ पे उसने यहाँ पे लीडरशिप ली और वो रिस्पॉन्सिबल है पर्शिया के कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलिए, अब हम इस पोएम के लास्ट स्टैंजा और द सेवेंथ स्टैंजा की बात करते हैं, उसको समझते हैं। हमारा सेवेंथ स्टैंजा स्टार्ट होता है 10 लॉन्ग अगो से और खत्म होता है शी ड्रू एन एंजल डाउन पे। सबसे पहले इस पे एक समझने की बात है कि इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे बात हुई है स्पीकर की। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए इसमें स्पीकर कौन है। इस पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो है एक ड्रामेटिक इम्पर्सनल नरेटर और स्टोरी टेलर, जिसने बहुत ही विविडली या बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में हमें सारे सीन्स, बैंकेट सीन्स को डिस्क्राइब किया है। और दिस स्पीकर acts as a commentator detailing how the musician Timotheus manipulates Alexander the Great's emotions through the songs। ये हमारा स्पीकर है, इसने जितने भी अलेक्जेंडर के इमोशंस है उनको मैनिपुलेट करके अपने सॉन्ग्स के थ्रू प्रेजेंट किया है। और इस स्पीकर का क्या रोल है, ये स्पीकर जो है एक ऑब्जर्वर भी है और नरेटर भी है। और इस पोएम के अंदर ये जो स्पीकर है ये ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके नरेट करता है अलेक्जेंडर के एक्शंस, उसकी बिलावेड थायस और जो म्यूजिशियन टिमोथियस है उसने जो क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन इन प्रेस्पोलिया के ड्यूरिंग जो भी उसने गाने गाए उन सबको वो नरेट करता है। और नरेट करते समय उसका फोकस होता है स्पीकर हाईलाइट्स द पावर ऑफ म्यूजिक moving from Timotheus' influence on Alexander to the final praise ऑफ सेंट सिसिलिया। ये हमारे नरेटर का, ये हमारे स्पीकर का मेन फोकस रहता है। और ये जो हमारा स्पीकर है ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये क्या बोलते हैं द स्पीकर इज नॉट अ कैरेक्टर विद इन द स्टोरी। ये इस स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक ओमनीसिएंट ऑब्जर्वर है जिसने डिस्क्राइब किया है सीन को बाहर से ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर पोएट ने हमें बोला है, या जो सेवेंथ स्टैंड है इसके अंदर जब ये हमारे लास्ट पैराग्राफ पे हम पहुंचते हैं तो पोएट हमें कहता है कि जो स्पीकर है जिसका मैंने अभी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है, इसने सारे ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि प्रेसिपोलिस के अंदर हुए उनको वो उन सारे सीरीज को वो अपने अपने थॉट्स के अंदर एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो टिमोथियस का जो म्यूजिक है उसके थ्रू वो जो मानवीय भावना है उनको नियंत्रित करने की जो एक क्षमता पर आश्चर्यचकित आश्चर्य व्यक्त करता है। और वो इसकी तुलना सेंट सिसिलिया जो एक कैथोलिक सेंट है सिसिलिया, उसके म्यूजिक और उसका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गन, जिससे वो बहुत ही एक अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, उससे करता है। और ये जिससे उसने जो मानवता के संगीत ज्ञान को पूर्णता प्रदान की है और दिव्यता को सांसारिकता से जोड़ा है, इस चीज को उसने बताने की कोशिश की है। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्योंकि कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ है तो इसके अंदर जो हमारा स्पीकर है उसने उसने अपने आप को एक इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो बाहरी तौर पर आउटसाइडर की तरह से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। और उसने बताया कि अपने पास्ट के अंदर बहुत पहले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑर्गन का बहुत पहले आविष्कार हुआ, इन्वेंटेड हुआ। ठीक है, टिमोथियस अपनी फ्लूट पे या अपने लायर पे अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है उनके संगीत से श्रोताओं के हृदय में या फिर तो रिवेंज की या फिर काइंडनेस की या फिर प्यार की फीलिंग्स जगा सकता है।
लेकिन लास्ट में जो सेंट सिसिलिया का जब इंट्रोडक्शन आता है या जब सेंट सिसिलिया के बारे में बात होती है तो उन्होंने कहा कि इस ऑर्गन का जो आविष्कार है वो उन्होंने ही किया था, इन्होंने सेंट सिसिलिया ने किया था। और अपनी दिव्य प्रेरणा और अपने क्या बोलते हैं ना, इनोसेंट इंटेलिजेंस से के बल पर उन्होंने संगीत के दायरे को बहुत ही विविड और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बना दिया था। और प्राकृतिक स्वरों के स्वरों का जो ज्ञान है या जो प्राकृतिक स्वर या जो नेचुरल जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनको बनाए रखना भी उन्होंने पॉसिबल किया था। अब ये जो हमारा बहुत ही महान संगीतकार या जो महान म्यूजिशियन है टिमोथियस को सैंट सिसिलिया की श्रेष्ठता को या फिर तो हम उसको एक्सेप्ट करने दें या म्यूजिक के अंदर उनकी जो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है टिमोथियस और सेंट सिसिलिया दोनों को समान रूप से मिले, मतलब उन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है टिमोथियस और सेंट सिसिलिया के अंदर, ठीक है। और जो टिमोथियस है उसने अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर के संगीत में से जो अलेक्जेंडर है उसकी आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए अक्सर किया। और जो सेंट सिसिलिया है उसने अपने ऑर्गन से इस तरीके का म्यूजिक प्रोड्यूस किया कि स्वर्ग से एक एंजल या एक देवदूत को पृथ्वी पर आने के लिए आकर्षित किया। तो अगर हम दोनों के म्यूजिक को कंपेयर करते हैं दोनों ही बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों म्यूजिशियन की फील्ड में सर्वोच्चता का सम्मान पाने के अधिकारी थे। ये थी हमारे पावर ऑफ म्यूजिक पोएम का डिटेल डिस्क्रिप्शन लाइन टू लाइन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट लेकिन प्लीज आप इसको डिटेल में देखना, आपको सारे पैराग्राफ सारी लाइंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी तरह के डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। हमारी पोएम्स को हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको किन पोएम्स के डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर डिमांड को पूरी किया जाए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।